कि आप सब अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं। उस यूनिकनेस को संभालें, समझें और जानें कि आपके जीवन आपको किस ओर ले जा रहा है। अगर आपका मीडिया हाउस राजस्थान में, हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जैन। सौरभ जैन बॉर्न इन कोटा हैं। अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और योग गुरु के नाम पर एक नाम मिलेगा, सौरभ जैन। इनके बारे में मैं बता दूं, कोटा शहर के रहने वाले हैं। वर्तमान में गैबॉन के जो राष्ट्रपति हैं उनके सूचना सलाहकार के पद पर काम करते हैं। देश में और दुनिया में एक जाना माना नाम, कोटा शहर का रहने वाला हमारे बीच है सौरभ जैन जी। स्वागत है सौरभ जी आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आप गैबॉन के राष्ट्रपति के सूचना सलाहकार के पद पर पहुंचे। तो जैसा आपने बताया, आई एम एक्चुअली बॉर्न रेज्ड इन कोटा और यहीं खेला कूदा, यहीं बड़ा, यहीं पढ़ाई करी, यहीं से सब कुछ सीखा। और जो कुछ सीखा आज शायद वही मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मेरे संस्कारों के रूप में मुझे मदद देता है। और कहीं दुनिया में किसी को मेरे माध्यम से फ़ायदा मिलता है तो उसमें कोटा की शिक्षा दीक्षा का बड़ा योगदान रहा है। सन 2011 में मुझे मौका मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी को स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप के माध्यम से लाभ पहुंचाने का। तो उस माध्यम से अफ्रीका में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर एक अच्छे लोगों के बीच में वहाँ पर मुलाकात हुई उस देश की प्रथम महिला से। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम महिला थी, उनसे मुलाकात होने के बाद उन्हें योग, अध्यात्म और जो भी मेरे द्वारा किए गए कार्य थे पास्ट में, क्योंकि योग से मैं जुड़ा रहा, योग में मैंने पीएचडी किया, योग से मैं जुड़ा रहा। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने काफ़ी काम किया है किसानों और आदिवासियों के मुद्दों में भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो वो सब एक मिला जुला, जब इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो इनको अच्छा लगा। तो उसी माध्यम से उन्होंने एक बड़ा ऑफ़र मेरे सामने दिया और एक अच्छी जिम्मेदारी दी, जिसको मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छी तरह से निभा रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से। अपने काम में जिस तरह मैंने आपने ही बताया, सूचना सलाहकार, एज ए कम्युनिकेशन एडवाइज़र आई एम गिविंग माई एडवाइसेस राष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंसी होती है उनको, और साथ में योग और अध्यात्म से जुड़ी हुई विचार, एक जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ कोच, या हम हिंदी में बोले तो जो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में भी आप जब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम है वो भी मैं बखूबी करने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ। आपने कहा कि आपने योग एक कंपनी के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया, तो क्या फाइंड आउट किया आपने कि सबसे बड़ी वजह जो हमारे स्ट्रेस की आज के टाइम पे वो क्या है? देखिए, स्ट्रेस तो ज़रूरी है, ठीक है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, देखो स्ट्रेस नहीं होगा तो आप में करने की या कुछ आगे बढ़ने की ललक नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। एक स्ट्रेस को अगर पॉजिटिवली लिया जाए, पहला शब्द तो स्ट्रेस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। स्ट्रेस को कोप कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस इज गुड, स्ट्रेस इज ओके, स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो लेकिन स्ट्रेस को कोप करने के लिए, स्ट्रेस आएगा तो उसे आप डील कैसे करें, ठीक है। तो उसको आज ऐसे कई ऐसे डेली के एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में होते हैं जब हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। स्ट्रेस आने के बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमें योग सिखाता है, वो हमें अध्यात्म सिखाता है। भारत में विशेषकर अगर हम देखें तो हमारे अंदर जो डीएनए है, जो जीन्स है हमारे, उसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट एक कूलिंग सिस्टम है। स्ट्रेस जब भी आप देखेंगे, मैंने जो देखा है, भारतीय लोग आज आप देखेंगे पूरे विश्व में भारत के लोग सब जगह रचे बसे पड़े हुए हैं, हर जगह हैं भारत के लोग। क्यों हैं? क्योंकि भारत के लोग हर परिस्थिति, हर वातावरण, हर स्थिति में अपने आप को बहुत ही जल्दी ढाल लेते हैं और रच बस जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक कूलिंग सिस्टम है, जैसे आपके कार में भी कूलेंट होता है, हमारा इंडियन डीएनए में वो कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है। वो कहां से आया आप पूछेंगे। अच्छा, कंपैरिजन, ये कंपैरेटिव क्या, इंडिया में ऐसा है, विदेश के लोगों को जरा सा भी उनकी लाइफ में ऊपर नीचे हुआ वो हड़बड़ा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसको बारीक से बताइए क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक विदेश नहीं गए होंगे। हाँ, तो जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ऑफिस के लिए लेट हो गए,
ठीक है, इंडिया वाला तो ठीक है यार, देख लेंगे, कोई बात नहीं यार, मैं साहब से बात कर लूंगा, मतलब रिलैक्स्ड एटीट्यूड, कोई बात नहीं। वो विदेश का आदमी अगर ऑफिस के लिए लेट हो गया तो उसका समझ लो पूरा दिन बर्बाद हो गया, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे अपने सिंपैथेटिक, क्योंकि आप साइंस को थोड़ा समझें तो साइंस में सारा खेल होता है नर्वस सिस्टम का, कैसे अपने नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करें, ये उन्हें नहीं आता। अधिकांश लोगों को, मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश लोगों, उनके डीएनए में वो चीज उतनी अच्छी तरह से नहीं है जितनी भारतीय दर्शन में और भारतीय लोगों के डीएनए में वो चीज है। और वो कहां से आई? गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, जिस तरह के धर्म ग्रंथ हुए, भारतीय संस्कृति, विशेषकर जो हिंदू संस्कृति ने हमें वेद की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा दी है, वो सब ने हमारे अंदर बचपन से ही एक तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया हुआ है लाइफ के प्रति। हम लाइफ के प्रति बहुत रिलैक्स्ड हैं, इस वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं और पूरे स्ट्रेस को कोप करते हुए हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। फिर भी हैप्पीएस्ट कंट्री में हम बहुत नीचे आते हैं। देखिए, हैप्पीएस्ट कंट्री जो आप बात करते हैं, मेरे को नहीं लगता आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें, देखिए मेरा व्यक्तिगत, मुझे नहीं पता गूगल पे क्या लिखा है, लेकिन सच पूछे मैं लगभग 100 देश घूम चुका हूँ भैया। भारतीय लोगों में आप उनको टच करके देखिए, उनकी जो हंसी है, उनकी जो खुशी है, वो जेन्युइन है, झूठा नहीं है। देखो मेरा विचार, मतलब मैं तो दिल खोल के बोलूंगा, मैंने भारतीय लोगों में आज भी वो प्रेम, वो आध्यात्मिकता, वो करुणा, वो दया, वो प्रसन्नता आज भी हम भारतीयों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और जब समय आता है तो वो निकल के आती है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि हैप्पीएस्ट कंट्रीज में हम पीछे हैं, ये शायद आप कहीं से लेके आए हैं, मैं उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को तो मेरी तरफ से नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, ठीक है, हम अपने आप को इंफीरियर समझने लग गए, मुगलों का फिर अंग्रेजों का राज रहा तो हमें दबाया गया, हमें स्लेवरी वाली मानसिकता में डाला गया। तो जब भी हम विदेश के लोगों को देखते तो हमें लगता है हम कम हैं, हम इंफीरियर हैं, हमें अपने आकलन कम नजर आता है। तो जो नई जनरेशन है उसको ऐसा लगता है कि यार हम में कुछ कमी है, तो वो फिर अनहैप्पीनेस उसके अंदर आती है। बट मुझे लगता है आज जो अवेयरनेस आ रही है योग की, अध्यात्म की और वो सब चीज़ों की, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अब समझ रहे हैं अपने आंतरिक स्वभाव को, और भारत में वो चेतना जागृत हो रही है, मैं देख रहा हूँ, दिख रही है मुझे। तो मैं नहीं समझता कि भारत में इस तरह की कोई प्रसन्नता वाला, हैप्पीनेस वाला जो अपने फैक्टर किया है वो कहीं लागू होता है। योग कितनी मदद कर सकता है हमारी स्ट्रेस रिलीज करने में या अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए? देखिए योग, क्योंकि अब ये मेरा सब्जेक्ट है, योग कोई मोटापा घटाने के लिए या डायबिटीज दूर करने के लिए नहीं है, वो उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। हाँ, वो बिक रहा है, बेच रहे हैं, वो इंडिया में भी बिक रहा है और विदेशों में भी जा रहा है। लेकिन आपने जब एक योगाचार्य से योग का प्रश्न, योग का तार छेड़ा है, तो मैं ये यहाँ पर पूरा फायदा उठाऊंगा आपके कैमरा का और माइक का, और ये बताऊंगा सभी ऑडियंस को, योग का मकसद है स्वयं का उस परम तत्व से जुड़ना। किससे जुड़ना? परम तत्व से, जिसे आप अल्लाह बोलें, भगवान बोलें, कॉस्मिक एनर्जी बोलें, यूनिवर्सल फोर्स बोलें, कुछ भी बोलें, वो साइंस और रिलीजियस भाषा अलग अलग हो सकती है, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हो सकती है। उस परम तत्व से कैसे जुड़ा जाए, उसके लिए योग ने एक अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का एक नियम बनाया है, जिसमें आसन है, जिसमें प्राणायाम है। अगर इसको स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी अगर आप सुनना चाहें तो ये समझें कि योग करने से आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स होते ही आपके सारे हार्मोन्स, बॉडी क्या है, सारे हार्मोन्स का ही खेल है, हाँ, वो सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। एक बार नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया भैया, एक बार हार्मोन्स आपके अलाइंड और बैलेंस हो गए, तो फिर स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ है। तो जब स्वयं में स्थित हो जाओगे तो पूर्ण स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त होगा। फिर कैसे डायबिटीज रह सकती है, फिर कैसे ब्लड प्रेशर रह सकता है? ये योग का मूल पर्पस रहा है कि स्वयं में स्थित होना और उस परम तत्व से जुड़ना। ठीक है, आपने नर्वस सिस्टम वाली बात कही, हाँ, ये इतनी आसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आसान है, यही तो चमत्कार है योग का। देखिए मन, मैं कई बार कहता हूं, मन ही आज रोगों का जनक है। आज जितनी भी बीमारियां हैं 80 से 90% वो साइकोसोमैटिक हैं। मन के, वो सबसे पहले मन के द्वारा अफेक्ट होती है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे स्ट्रेस की,
स्ट्रेस से हम कोप नहीं कर पाते तो स्ट्रेस हमारे अंदर ब्लॉक करता है। ब्लॉक्स, सटल ब्लॉक्स जनरेट होते हैं, हमारा जो एनर्जी फ्लो है अंदर का, उसमें ब्लॉक्स जनरेट होते ही धीरे धीरे वो ब्लॉक्स आपके शरीर में नजर आते हैं। अर्थराइटिस की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हर तरह की आप बीमारियां देखें जो आज की बीमारियां हैं, 90% बीमारियों का जनक आपका स्ट्रेस से कोप नहीं करना, आपका स्ट्रेस, आपका मन ही है। उस मन को सुधार के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं उस मन का, हम एक बहुत अच्छा योग में कहते हैं मन, वीर्य और प्राण। मन, वीर्य और प्राण, इन तीनों में से अगर आप एक पर भी नियंत्रण कर लें तो आप तीनों पर नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। और जिसका तीनों पर नियंत्रण है वो जितेंद्रिय पुरुष है, उसका स्वयं पर नियंत्रण है, उसका ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। लेकिन इस पॉर्न चैनल वाली जनरेशन से वीर्य पर नियंत्रण करना बिल्कुल ही असंभव सा बात है। मन पर नियंत्रण की बात करें तो वो तो अर्जुन स्वयं, जो तपस्वी अर्जुन थे, उनका भी नहीं हो पा रहा था, तभी गीता बोली गई। तो बचा क्या? बचा है प्राण। प्राण मतलब सांस। अगर प्राण को सामान्य भाषा में कहूं तो सांस। सांस एकमात्र ऐसी चीज है आपके शरीर में जिसे आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपकी सांस बह रही है, या अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं चलो अभी सांस को रोक के इधर से लो और उधर से छोड़ो, वो क्या हुआ? कॉन्शियसली। यानी सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में, जिसको आप अपने बुद्धि विवेक के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। और अगर आपने सांसों को नियंत्रण कर लिया तो मन पर नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दूं, आप गुस्सा आ जाए आपको, तो सांसें कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। और आपको क्वेश्चन, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको सारे आंसर आते हो, आप आंसर भरने में मस्त हो रहे हो, आपको पता भी नहीं लगेगा सांस चल रही नहीं चल रही है। हर इमोशंस के साथ सांस जुड़ी हुई है, हर भावना के साथ, हर इमोशंस के, हर फीलिंग के साथ। गुस्से वाली फीलिंग में सांस अलग होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, सांस अलग हो गई। सारा खेल भैया सांस का है। आपने अगर अपनी सांसों को नियंत्रण कर लिया तो आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, यही योग सिखाता है। और जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वो पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता है। ब्रह्मांड का मतलब ये मत समझना आप सिकंदर या विश्व विजेता बन गए। ब्रह्मांड का मतलब भारतीय दर्शन में कहा जाता है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है, जो कुछ गैलीलियो टेलीस्कोप लेके वो बाहर ढूंढ रहा है, ये सितारा, ये गैलेक्सी, ये सन और ये मून, भैया वो सब आपकी के अंदर है। इसीलिए शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, कुछ है ही नहीं जो आपसे परा है। अद्वैत, जो सब कुछ एक ही है, कोई ड्युअलिटी नहीं रखते। हमारे ऋषियों ने कहा यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो कुछ इस पिंड में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब इस पिंड में है। तो जो कुछ आप बाहर देख रहे हो ना, सूरज, चांद, सितारे, वो सब इस शरीर के अंदर है। जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया उसने ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लिया। क्या डायबिटीज पे कंट्रोल करने की बात करते हो? मैं तो आपको ब्रह्मांड पे कंट्रोल करने की बात सिखा रहा हूं। डायबिटीज खुद ही कंट्रोल, डायबिटीज स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन करके देखिए, आप ऐसे 2 बार इधर उधर कर लेंगे उससे नहीं होगा। एक रेगुलर सतत प्रैक्टिस है, रेगुलरिटी। कई लोग योग करते हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं होती प्रैक्टिस में, तो वो रेगुलरिटी रखें, अच्छे योग टीचर को मिलें और उससे रेगुलर योग का ढंग से सीखें और समझें इसको। मैं आपसे बहुत सरल, बहुत आसान सवाल पूछना चाहूँगा। एक युवा लड़का है, वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, सिगरेट भी पीता है, कुछ और भी गलत काम उसके हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, मूवी भी जाता है, मतलब पूरी तरह से डिसबैलेंस लाइफ है उसकी, सारे गलत काम वो करता है, लेकिन उसके मन में आगे जाने की इच्छा है। तो उन्हें कैसे खुद को लाइफ में कंट्रोल करे, ये सबसे बड़ी। पहले तो गलत और सही ये आपका परसेप्शन है, ठीक है। आपके लिए सिगरेट पीना गलत है, किसी और के लिए सिगरेट पीना सही है, ठीक है। कल्चर टू कल्चर, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, ये सब चीजों की वजह से गलत और सही बनते हैं। तो किसी के दिमाग में ये गलत और सही के कॉन्सेप्ट को पहले तो हटा दें, ठीक है। मैं आपको कहता ही नहीं हूं गलत और सही और अच्छा बुरा क्या है, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं भैया खुद को जान लो, कुछ देर खुद के साथ बैठ जाओ। वो जो आदमी सिगरेट पीता है ना, खुद के साथ नहीं है वो सिगरेट को, उसे पता भी नहीं है वो सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट उसकी उंगलियों में फंसी है, वो मुंह पे लगा के बैठा हुआ है। लेकिन आपको पूछना, उस आदमी के दिमाग में 50 थॉट्स चल रहे होते हैं उस समय, उसको ये बोध भी नहीं होता कि वो सिगरेट पी रहा है। मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला भैया जो सिगरेट पी रहा हो,
तो वो क्या वो बस सिगरेट को हाथ में लेके कर रहा होता है, उसको बोध भी नहीं होता कि वो सिगरेट पी रहा है। अगर आपको ये बोध हो जाए कि आप सिगरेट पी रहे हो तो स्वतः सिगरेट छूट जाएगी। जितने भी कर्म देखो, आपने कहा अच्छा या बुरा कर्म, आपने कहा कि सिगरेट पी रहा है बुरा वही है जो आप बेहोशी में कर रहे हो, अच्छा वही है जो आप होश पूर्वक करते हो। सिगरेट जो व्यक्ति पी रहा है वो निश्चित तौर पे बेहोश है, उसे बोध ही नहीं है अच्छा और बुरे का, उसे बोध ही नहीं है कि वो कुछ कर भी रहा है। वो तो उसके मन में एक स्ट्रेस्ड है, टेंशन है, या कोई एडिक्शन है। आप समझ रहे हैं? या तो कोई एडिक्टेड होता है, या अधिकांश बच्चे इसलिए सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं एग्जाम का स्ट्रेस या टेंशन, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए वो बोध नहीं, वो बेहोश हो गए। आपको योग क्या करता है? आपको होश पूर्वक बनाता है। योग का एक ही उद्देश्य है, अवेयरनेस। और भूल जाओ ये बड़े बड़े शब्द, होश पूर्वक जीना ही योग है। बेहोशी में जीना भोग है। योग जो काम होश पूर्वक होता है वो काम अच्छा होता है, जो काम बेहोशी में होता है वही काम जिसे आप बुरा कहते हो वो बुरा हो सकता है। तो मतलब अगर हमने योग सीख लिया अच्छे से तरीके से तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक बॉडी मेंटल वो सब दूर कर सकते हैं। योग अपने आप को आपको जीवन में वो स्थिति लाएगी कि आपके 24 घंटे का कर्म होश पूर्वक हो जाएंगे। ये हाथ हिलाना, मेरा बोलना, आपका सुनना, भैया का कैमरा पकड़ना, ये सब होश पूर्वक बोध पूर्वक हो जाएगा। ये सब जब होश पूर्वक होगा तो परम तत्व के साथ अलाइंड हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट विद द कॉस्मोस। मेरे से कई बार पूछते हैं युवा, सर हम गोल बनाएं लाइफ का, क्या गोल होना चाहिए लाइफ का? छोड़ दो, वो जो नदी गंगोत्री से निकलती है क्या वो सोच के निकलती है? नहीं, इस बार तो मैं शिमला होते हुए चलूंगी। जो गंगा निकली वो बस बहती है, कहीं वो ऋषिकेश से निकल रही है, कहीं वो वाराणसी से निकल रही है, वो प्लान नहीं करती, वो बस बहती है, उस परम तत्व के साथ अलाइन हो जाती है। हम लोग ईगोइस्टिक हो चुके हैं, ईगो माइंड कि हम ऐसा करेंगे, हम गोल बनाएंगे। मैं तो युवाओं को कहना चाहता हूं, ये जो आजकल एक मोटिवेशनल ट्रेनर्स आपको कहते हैं मेक अ गोल ऑफ योर लाइफ, मेक अ मिशन फॉर योर लाइफ, ये सब बातें ईगोइस्टिक है। ये सब बातें आपके अहंकार को तृप्त कर रही हैं। ऐसा नहीं है। अरे बस आप छोड़ दो। फूल जो होता है ना गुलाब का, वो नहीं सोच रहा अरे मैं दुनिया का सबसे अच्छा फूल बनूंगा, मैं सबसे ज्यादा सुगंध फैलाऊंगा। नहीं, वो बस उसका एक ही मकसद है कि बस मैं फूल जाऊं और खिल जाऊं। वो अपने पास खड़े दूसरे फूल से कोई कंपैरिजन में नहीं है। Everyone in this universe is unique. Everyone in this universe is the blueprint of the cosmic energy. भगवान का ब्लूप्रिंट है वो। आप बिल्कुल परम तत्व हो, परमात्मा आप ही हो। आपको किसी से कंपेयर करने की, कोई गोल बनाने की, कोई मिशन बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी विद द फ्लो। एक क्वेश्चन आजकल बच्चे पूछते हैं, फ्री विल और डेस्टिनी। आप कोटा में हैं तो कि सर किस्मत क्या हम बना सकते हैं? क्या हम अपनी किस्मत? देखो, फ्री विल यानी कि क्या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूं तो, या मैं डॉक्टर या IITN बनना चाहूं तो क्या मैं बन सकता हूं? और दूसरा होता है डेस्टिनी कि बच्चे के जो नियति में लिखा है वो होगा। ऐसा बड़ी दुविधा रहती है युवाओं में, मेरे अंदर भी थी। दोनों चीजें चलती। एक थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा काम आपको करना है, थोड़ा काम नियति करेगी। समझ रहे हैं आप? थोड़ा काम आप, जब आप नाव आपकी किनारे पे खड़ी है तो 4 चप्पू आपको लगाने पड़ेंगे ताकि वो बीच की धारा में आ जाए। एक बार धारा में आ गई तो बस बहने दो। अरे वो परमात्मा, वो परम तत्व जो आपके प्रारब्ध के संस्कार हैं, जो आपके DNA जेनेटिक्स हैं, वो सब अपने आप उसको सही रूप में ले जाएंगे। आप एक बार छोड़ो तो सही अपनी नाव को उसके हाथ में। थोड़ी मेहनत आपको शुरू में करनी पड़ती है। हम जिस शहर में आपसे बात कर रहे हैं, कोटा शहर, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड का केस है। तो उसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे इसको कम किया जा सकता है, क्या रीजन है इसके? ये बहुत दुखद बात है। जैसा मैं कोटा में सुन रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें 2-4 चीजें हैं। एक तो वही मैंने कहा ना, आप किसी को फोर्स मत करो। ईगोइस्टिक माइंड को, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम्हें ये करना है, नहीं तुम्हें नहीं भैया, पता नहीं आप जिसने अभी सुसाइड किया कम मार्क्स लाके, वो आदमी भारत की ICC, भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता 5 साल बाद। आपने भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन चुन लिया, उसे IIT की ओर ढकेल के। उसको फ्लो होने दो, उसको प्रेशर, ये प्रेशर का रिजल्ट है। आपने उस पर प्रेशर दिया, वो उसको प्रेशर को कोप नहीं कर, फिर शुरुआत वो कोप नहीं कर पाया, उसने
हाथ मार लिए, अपना हाथ खड़े कर दिए। सुसाइड के जो है ये बहुत दुखद विषय है। इसका अगर आप मुझसे पूछें क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो जो वातावरण अभी कोटा का हो गया है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है, इसको थोड़ा रिलैक्स करें। मैं सुन रहा हूँ जैसे यहाँ 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे हैं, वो बीच बीच में रिलैक्सिंग कभी भजन कीर्तन और इस तरह की चीज़ें भी करते, एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो वो कर रहे हैं। बच्चों को भी समझना चाहिए, उनके पेरेंट्स ही सबसे बड़ा रोल है ना। आप कह दो कोचिंग खराब है या नहीं, पेरेंट्स अपने, मेरे पेरेंट्स आज रहे, उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। मैं एक आप जो सुन रहे हैं युवा, मेरे पेरेंट्स निम्न मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। हम भी वैसे ही थे जिस पे बहुत दबाव होता है कि, और मैं तो कोटा में था, IIT करो, PMT करो, PET करो, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स उन्होंने हमें आज़ादी दी। उन्होंने कहा भैया जो करना है करो, पर जो भी करो उसको ईमानदारी से करना और तन्मयता से करना। तो मैंने तो योग की राह चुनी जो कि एकदम अजीब सी और अलग सी राह थी। बात आप पेरेंट्स से भी मैं पेरेंट्स को ही कहूंगा, जो आप ये सुसाइड में कई बार लोग कहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री, कई बार लोग कहते हैं कोटा का वातावरण, नहीं भैया 90% अगर कारण है तो मैं सॉरी, आई एम सॉरी टू से, बट द पेरेंट्स मस्ट टेक द ब्लेम ऑन देम। उनकी गलती है, उनको अपने बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, उनके अपने बच्चों को उस फूल को जिस धारा में वो बहना चाहता है, उस नदी को वो जिस धारा में बहना चाहती है, उस धारा में बहने की आज़ादी दें। ये आज़ादी दीजिए। दूसरे के कहने पे कि पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है, अरे हो सकता पड़ोसी का बच्चा उसके लिए बना होगा, आपका बच्चा अलग रास्ते के लिए बना होगा, तो उसको बहने दें। आप एनर्जी में ब्लॉक ना लाएं। आप देखिए, आप अपनी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी में ब्लॉक लाते हैं, आपको बीमारी हो जाती है। आप अपने बच्चे की एनर्जी में ब्लॉक लाएंगे, वो बीमार हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, परेशान हो जाएगा, साइको पेशेंट बन जाएगा। ऊर्जा को बहने दें, यही योग सिखाता है। ऊर्जा में कहीं ब्लॉक ना लाएं। ठीक है। आपने कहा कि आपने आदिवासी और किसानों के लिए काफ़ी काम किया है, शायद 2002 या 4 के आसपास ऐसा कुछ। इतने साल हो गए आप तब काम कर रहे थे, आज आप इन दोनों वर्गों की स्थिति कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आदिवासी और किसानों के मुद्दों को लेकर हमने काफ़ी संघर्ष किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 उसमें काम किया। सहरिया हो या रतलाम, नीमच, छबड़ा, छिपाबड़ो, जो कि आप जहां बैठे हैं, हाड़ौती संभाग, मैं काफ़ी रूप से पॉलिटिकली सोशली एक्टिव रहा। मुंगेर बिहार के एरिया में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा। मेरे दोनों काम के किसान, जो गरीब किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, उनके मुद्दों पे लड़ना, उनकी स्थिति, भाई साहब मुझे नहीं पता, हम कोटा में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने गरीब किसानों पे घर जाके देखा है साहब, खाने को अन्न नहीं होता है। बहुत बुरी स्थिति किसानों की आज भी मैं देखता हूं। अभी 2 दिन पहले मैं कोटा के 12 एरिया की तरफ, एक गांव है, में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बड़ा परिवर्तन तो मुझे देखने को नहीं मिला है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहूंगा, किसानों की स्थिति आज भी कोई बड़ी परिवर्तनीय नहीं हुई है। सबसे बड़ा कारण है जो हमारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मुझे पॉलिटिक पार्टी से कोई मतलब, भारतीय जो पॉलिसीज हैं किसानों को लेके, वो मैं नहीं समझता वो काफ़ी हैं या वो सही हैं। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो किसानों की पॉलिसीज या आदिवासियों की पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी आप देखें तो बंद कमरे के एसी कमरों में पॉलिसीज बना के आप उनका कोई कल्याण नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसीज का है। कभी आप ये कर्ज माफी और वो आप प्रॉपरली टेक्निकली आप सिर्फ इस कर्ज माफी इज अ सॉल्यूशन? कर्ज माफी इज नॉट अ सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, ऑब्वियसली वी शुड डू एवरीथिंग टू फैसिलिटेट, टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ इंडिया फॉर श्योर, बट मूलभूत ढांचा, क्या उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं? क्या उसमें कुछ बड़ा चेंज ला रहे हैं? आज कर्ज माफी कर दोगे, फिर कल कर्ज माफी कर दोगे, फिर परसों कर्ज माफी कर दोगे। क्या किसानों की स्थिति को, वो कहते हैं ना, यू कैन गिव अ फिश वन डे बट इट्स बेटर, यू नो, आप उसको एक बार फिश पकड़ना सिखा दें। तो क्या हम उनको फिश पकड़ना सिखा रहे हैं? आप कब तक उन्हें फिश कुछ देते रहेंगे? तो वो चीज पे मैं कहूंगा कि पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक कॉन्क्रीट पॉलिसीज। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। ये कर्ज माफी देना सिर्फ राजनीतिक चीजें हैं, वोट बैंक को आप करने का है। मैं इसमें इतना बिल्कुल किसानों को मिलना चाहिए, किसान शुड बी, द फार्मर्स एंड द सोल्जर शुड बी फर्स्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रख के योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, इतने देश आप घूमे, हम अभी भी विकासशील हैं, क्या रीज़न? इतने सालों से
हम विकासशील ही पढ़ रहे हैं खुद को, जबकि कंट्रीज डेवलप हो गई, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई, जबकि कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, यूथ हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास फंड्स भी कमी इतनी नहीं है। तो क्या रीज़न फाइंड आउट किया आपने इतना विजिट करके? आबादी, पॉपुलेशन, ये एक बड़ा इशू है। अच्छा। लेकिन आप कहेंगे ये तो चाइना में भी है। हाँ। तो दूसरा इशू जो चाइना में नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप, सिस्टम। वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जो हमारा सिस्टम है वो काफी करप्ट है। बुरा लगेगा सुन के, लेकिन सच यही है और मैं सच बोलूंगा। करप्ट है हमारा सिस्टम, बहुत करप्ट है। और कहीं ना कहीं हम भी आदी हो गए हैं उस सिस्टम के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम नहीं है करप्ट, मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, लेकिन हम में भी कहीं ना कहीं फोर्सिबली करप्शन का हिस्सा बन गए हैं। हम भी 50 हम भी जल्दी मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए। हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। ये चीजें आपको, हमारा जो सिस्टम है उसमें बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। आप देखें, मैं कई बार ये पूछता हूं, हमारे जो बंदे हैं, आज आप गूगल की बात करें, नाडेला हैं, ठीक है, आप उधर जाएं, गूगल में हमारे सुंदर पिच्चई हैं, उधर माइक्रोसॉफ्ट में नडेला हैं, और भी ऐसे इंदिरा नूई और ऐसे कितने लोग हैं। आप देखिए, आप कई बार मैं सोचता हूं हमारे यहाँ के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर द CEOs ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट FMCGs एंड ऑल। भाई हमारे देश में इतना क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ करने नहीं दिया जाता। अभी मेरे एक मित्र हैं जो रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली दिक्कतें कोटा में आती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स थिंक कि वो कुछ कर जाएंगे, वो कुछ अच्छा कर जाएंगे तो वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, वो ओवरशेडो हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं यहाँ पर आगे योग में या सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ता था तो बड़ी दिक्कतें झेलने को मिलती थी। वही चीज़ मेरे मित्र हैं जो पेरिस में हैं, वो सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो वो मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको रोज दबाया जाता है, तो वो जो एक फ्रीडम है वो नहीं है यहाँ। सिस्टम आपको बहुत दबाता है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि हम सबको मिलके उस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। स्पेशली हमारे जो राजनेता हैं, जो देश चला रहे हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी हास्यप्रद है कि हमारे पास सब कुछ होकर भी आज हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। क्यों आ रहे हैं? जबकि चाइना, हर जगह चाइना है, सिस्टम ठीक है, सिस्टम सही नहीं है। आबादी तो ठीक है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, एक मैं सवाल आपसे स्टूडेंट्स की तरफ से लूंगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो ये जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रेस वाला होता है। इन 1 महीनों को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप एक तो निश्चित तौर पे सुन लो, आप सब प्राणायाम और ध्यान करना शुरू करो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10 मिनट बैठ जाओ खुद के साथ। वो कॉफी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, खुद के साथ बैठ के 10 मिनट खुद को देखो, खुद को सुनो, खुद को महसूस करो। और अच्छा करना है, 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, जैसे बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ, बैठना है बैठ जाओ, और अपनी आती जाती सांसों को देखो। 1 से 10 तक गिनती करो आती सांस के साथ, 10 से 1 तक उल्टी गिनती करो जाती सांस के साथ। सांसों के दृष्टा बन जाओ। हर 10 मिनट तक हर आती जाती सांस आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये अभ्यास आप शुरू कर दो। क्या होगा? मन, जो नर्वस सिस्टम की बात थी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, आपका पूरे बॉडी के हार्मोन सही हो जाएंगे। डोपामीन जो खुशी वाला हार्मोन है, एंडोर्फिन खुशी वाला हार्मोन है, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, रिलीज होने लग जाएंगे, मोटिवेटेड होने लग जाओगे। ब्रेन में क्या खेल है? सारा खेल है न्यूरॉन्स का, ठीक है। न्यूरॉन पाथवे बनेंगे। और अब सबसे बड़ी बात, सारा जो ब्रेन वेव फंक्शनिंग है वो होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ये जो आपका आगे का भाग है सिर का, ये इसमें न्यूरॉन एक्टिविटी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे एग्जाम आते हैं, आपका जो 1 महीना बचा है, ये बहुत जरूरी है कि ये फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड हो। फ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन एक्टिविटी बढ़ानी है हमें। कैसे? ये कैसे बढ़ेगी? आप पहले तो शांत हो जाओ, कूल हो जाओ, बस कूल हो जाओ, वो अपने आप हो जाएगी। कैसे का कुछ है ही नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, ये स्वतः होगा। हम ये सोचते हैं ऐसा करूं तो वैसा होगा, अरे तुम जहां स्थिर हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों को देखो, वो कुछ प्लान नहीं करते, कुछ सोचते नहीं, सब कुछ स्वतः हो रहा है उनके जीवन में। फूल को देखो, जड़ से कैसी गंदगी लेता है और अपने आप स्वतः एक गुलाब का सुंदर फूल बन जाता है। वो ये नहीं सोचता कैसे बनूंगा, ऐसे कैसे होगा, नहीं, वो बस स्वयं में स्थित है।
उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, बशर्ते आप फूल को छोड़ो नहीं, तोड़ो नहीं, तो वो अपने आप उसकी एनर्जी सही तरह से बैलेंस हो रही है। जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, वो इसीलिए हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो या आपकी पर्सनल बॉडी के अंदर हो। उसका कारण यह है कि देयर इज सम इम्बैलेंस इन द फ्लो ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी के इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही योग है, और उससे सारे सॉल्यूशन हैं। 10 मिनट का मैंने जिसे आपको बताया, मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा, ट्राई टू डू इट एंड जस्ट सी द एक्सपीरियंस। कुछ नहीं है इसमें, 10 मिनट बैठ के आपको आती जाती सांस को देखना है, आंख बंद कर लेनी है, नाक पे ध्यान लगाओ, नाक में जो सांस आ रही है उसको देखो, फिर जा रही है उसको देखो, आ रही है उसको देखो, सांसों को महसूस करो। हाँ, पूरे न्यूरोट्रांसमीटर अपने आप सही तरह से सिक्रीट होंगे, नए ब्रेन सिनेप्सिस बनेंगे। आप रक्तदान के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। आप कोटा शायद उसी से, मैं आया कोटा इसीलिए था, मेरे मित्र हैं और मेरा एक ग्रुप है रक्तदान समूह के नाम से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि एज ए गेस्ट, तो और बड़ा इवेंट था, क्योंकि रक्तदान महादान जैसा हम कहते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो इनटू ब्लड डोनेशन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैंने भी अब तक 16-17 बार ब्लड डोनेट किया है। तो मैं तो कोटा में युवा भी हैं और सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक मैं बड़ा फिटनेस फ्रीक हूं, तो मैं तो करता हूं, क्योंकि आप देखें 650 कैलोरीज आप एक बार ब्लड डोनेट करेंगे, 650 कैलोरीज आप डोनेट रिलीज बर्न हो जाती है, ठीक है। आपके कैंसर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। आप मैंने 10 दिन पहले ब्लड डोनेट किया है, अब मैंने कल रिपोर्ट कराई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कई बार बढ़ जाता था, वो हमेशा नॉर्मल रहता है। मैं जब से ब्लड डोनेशन कर रहा हूं, मेरे को फील हो रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरे सारे ब्लड, अभी मैंने ब्लड डोनेशन के मेरे सारे रिपोर्ट्स हैं, सब नॉर्मल हैं, ठीक है। योगा का उसमें योगदान है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ये मेरे को काफी मदद करती है स्वस्थ रहने में। और मैं सबको चाहूंगा कि सब स्वस्थ रहें, स्वयं में स्थित रहें, एंड कीप डोनेटिंग ब्लड, जो भी है। एंड यार, सोशल सर्विस के लिए इससे अच्छी बेहतर चीज क्या होगी? क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, जेम्स हैरिसन करके एक व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया का, उसने अपने ब्लड डोनेट करके अब तक 20 लाख बच्चों की जान बचाई है। 20 लाख बच्चों की एक अकेले आदमी ने जान बचाई है। आप सुन रहे हैं? 20 लाख बच्चों की। उसके ब्लड में किसी प्रकार की एंटीबॉडी है, रेयर एंटीबॉडी है, और 20 लाख बच्चों को अब तक दुनिया में किसी तरह की, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको कोई बीमारी हुई और हाथों हाथ इसके ब्लड की एंटीबॉडी उन्हें दी गई। आप समझें, 20 लाख बच्चों की जान बचाई, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ। तो अब आप समझें कि ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या जाता है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये तस्वीर मेरे पीछे लगी हुई है बराक ओबामा के साथ, इसके बारे में बताइए, कब की है ये? मैं 2011-12 में ओबामा जी से न्यूयॉर्क में मिला था। तो एक यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली होता है, तो उस इवेंट में एक डेलीगेशन मीट था, तो उनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है। अ फाइनल मैसेज टू आवर यूथ, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, कम शब्दों में, अगर आप उनसे बहुत कुछ बात करना चाहें तो? मैंने तो जैसे कहा कि आप सब अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटीज हैं, उस यूनिकनेस को संभालें, समझें और जानें कि आपके जीवन आपको किस ओर ले जा रहा है। स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छी बात की, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, बट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। आज मैं 32 साल का हूं, जब मैं 18 का था मुझे पता नहीं था मेरा जीवन कहां जा रहा है, लेकिन अगर मैं ध्यान से थोड़ी देर बैठूं और देखूं कि मेरा पिछला जीवन कैसे जैसे जा रहा है, तो आपको पता लगता जाएगा कि ये बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो एक तो आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। यू आर यूनिक, यू आर ब्यूटिफुली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग ऑल्सो। तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह के लिए बने हैं, आज नहीं तो कल वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप चरेवेती चलते रहें, कोई हासिल नहीं लें, नो स्ट्रेस, और योग करें। योग में जैसे मैंने आपको 10 मिनट का प्राणायाम, ध्यान, बहुत आजकल योगा टीचर्स हैं, योग करना शुरू करें, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स और उससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। एक सवाल मेरे मन में और आ गया, बहुत सारे लोग हैं जो ये ही फाइंड आउट नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। लगभग लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। एक ही फील्ड में आप आगे जाओगे तभी आप बढ़ोगे। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि मुझे किस फील्ड में जाना है? हिट एंड ट्रायल, यू हैव टू प्ले।
ये किसी को भी नहीं पता होता। आपने जैसे मुझे बताया आप इंजीनियर थे, फिर उसके बाद आप जर्नलिज्म में आ गए, ठीक है। तो अब आपका एग्जाम्पल देखें तो मेरा भी ऐसा ही रहा है साहब। मैं आपको बताऊं कि मैं IBM मैंने ज्वाइन किया 3 महीने, फिर एक गांधीवादी विचारक से वहां मुलाकात हुई, वो मुझे सामाजिक क्षेत्र में ले गए, वहां से पता लगा योग में मैं चला गया, ठीक है। फिर एक राष्ट्रपति के साथ काम करने का, एक बड़े ओहदे पे काम करने का अवसर मिल गया, ठीक है। फिर तो ये देखिए आप जीवन, ये कंफ्यूजन वाला काम कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो सबके साथ है, ठीक है। आपको नहीं पता, यही तो ब्यूटी है साहब लाइफ की। आप वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो तो कंफ्यूजन खत्म। ये मजा इसी चीज का है कि कल क्या होगा, दिस इज द ब्यूटी। और मैं सबको बोलूंगा, डोंट ट्राई टू डिकोड इट। अरे आपको पता होगा इस गेम में, कैरम के गेम में मैं ही जीतूंगा और रानी मेरे को मिलेगी, तो खेलने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यही मजा है कि आप इसको फ्लो के साथ बढ़ने दें। और आपने जो कहा कि कंफ्यूजन, हिट एंड ट्रायल, ये सबके साथ है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, और जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो वो मैटर करते हैं सर। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाकर कुछ मजा नहीं आता, लेकिन वो जो चढ़ाई है ना, जो जर्नी होती है, वो कभी पत्थर आ गया, कभी एकदम तूफान आ गया, कभी आपने अपने आप को छुपा लिया, कभी ठंड बढ़ गई, वो सारे एक्सपीरियंसेस ही हैं जो मजेदार हैं। तो मैं यही कहूंगा, स्टूडेंट्स भी जो सुन रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब ही हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे। और भैया आप सब सुन लीजिए, 10 साल 5 साल बाद जब आप देखेंगे इन सब मोमेंट्स को, तो बड़ा हंसेंगे मन ही मन बैठ के। मैंने कहा, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। सौरभ जी से अगर मैं बात करने लग जाऊं तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ये ऐसे ही बोलते रहेंगे और हर फील्ड के बारे में हमें जानकारी देते रहेंगे। लेकिन मैंने ये कोशिश करी है कि मैं वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछने की कोशिश करूं, आपके बीच रखने की कोशिश करूं, जो मैं, आप और हर एक छोटा इंसान, हर एक शख्स, हर एक यूथ अपनी डेली लाइफ में सोचता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टूडेंट्स के जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए सौरभ जी ने बताया कि आप योग करें, आप अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश करें, आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। आप नहीं करेंगे तो भी कुछ बिगड़ नहीं रहा खास। इसके अलावा यूथ है और इनका सबसे बड़ा फोकस था कि आप अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आपके चारों तरफ चल रही हैं उनको आप सभी को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले अपने खुद को कंट्रोल कीजिए। योग करने पे इन्होंने सबसे अधिक फोकस दिया। योग वजन कम करना, मोटापा घटाना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना या इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, योग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए है। तो योग करते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और सौरभ जी के सेशन सुनते रहिए और साथ में देखते रहिए मीडिया हाउस राजस्थान। धन्यवाद। थैंक यू।